अमित शाह के इस्तीफे का दबाव बनना शुरू हो गया है और उसकी सुर्खी कहीं न कहीं राहुल गांधी को लग गई है। इसलिए वो इस बात पर दबाव बना रहे हैं कि अमित शाह का इस्तीफा हो। लेकिन कल्पना कीजिए कि अगर अमित शाह का इस्तीफा होता है, एक बड़ा पिलर गिरता है, जिसको आप जानते हैं कि रणनीतिकार हैं, चाणक्य हैं और ये हैं, अगर वो पिलर गिर गया, तो दूसरा तो अपने आप ही ढह जाएगा। बचेगा क्या? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। संसद का मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन वो सत्र चल नहीं पा रहा है क्योंकि सत्ता पक्ष कुछ बोल नहीं रहा है और विपक्ष को बोलने दिया नहीं जा रहा है, तो बाहर ही सब कुछ हो रहा है। अब राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर से जोर पकड़ रहा है। पेपर लीक के मामले में जिस तरह से सरकार पीछे गई, अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा। हालांकि वो बेशर्मी भी देखिए कि संसद में शिक्षा मंत्री आते हैं और उनका स्वागत सत्कार किया जाता है, मानो उन्होंने कौन सा करिश्मा करके दिखाया है। अब राम मंदिर के मुद्दे पर पप्पू यादव हो या फिर अवधेश प्रसाद हो, समाजवादी पार्टी के नेता, वो लोग एक्ट कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं वहां जाकर और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है क्या। ये कहते हैं ये सनातनी है, ये कहते हैं ये हिंदुओं के रक्षक हैं, ये कहते हैं कि ये सबसे बड़े राम भक्त हैं, दूसरों को प्रमाण पत्र बांटते हुए घूमते हैं, लेकिन इनके ही रहते हुए, इनकी ही डबल इंजन सरकार में अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम के मंदिर में चोरी हो गई, डकैती हो गई, चढ़ावा लूट लिया गया और जो जिम्मेदार है, जो ऊंचे पद पर बैठे हुए लोग हैं, जिनको सारी जानकारी थी, उनको छोड़ दिया गया है। तो ऐसे में अमित शाह जी संसद से नदारद हैं। हालांकि वो संसद आ रहे हैं, लेकिन वो लोकसभा में या राज्यसभा में बोलने के लिए नहीं आ रहे हैं। मोदी जी भी इसी तरीके का काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इस मुद्दे पर फंसी है, क्या अब आने वाले जो दिन हैं संसद में और भी कठिन होने वाले हैं बीजेपी के लिए? करेंगे बात। केपी मलिक जी वंशपतकार हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और हमारे सुधी दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शक बीच-बीच में कमेंट देते हैं, अच्छे भी देते हैं, कई जगह खिंचाई भी करते हैं, लेकिन हम्म। हम उनका धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं कि वो हमारा हौसला अफ़ज़ाई लगातार करते रहते हैं और आशा भी करते हैं कि आगे भी वो इस प्रकार की हौसला अफ़ज़ाई करते रहेंगे। जी, बिल्कुल। जी। लेकिन सर, जो विपक्ष है उसकी भी हौसला अफजाई काफी हो गई है। जो पूरा जंतर मंतर का प्रोटेस्ट हुआ था और उसके बाद में अब सुई घूमकर राम मंदिर पर आ गई है। हम लोगों को उम्मीद ये थी कि सदन शुरू होगा, इस बार जो सत्र होगा वो राम मंदिर पर गर्मा गर्मी वाला रहेगा, लेकिन चूंकि जंतर मंतर पर ज्यादा प्रोटेस्ट बढ़ गया और उसके बाद जिस तरह की बर्बरता दिल्ली पुलिस ने दिखाई, तो सारी सुई घूमकर उधर चली गई। लेकिन अब वो मामला शांत हो चुका है, इस्तीफा भी हो चुका है और प्रधानमंत्री भी रील बना रहे हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए। लेकिन राम मंदिर पर कैसे डिफेंड कर पाएंगे, उस पर तो मोदी जी एक बार भी बोले नहीं है। और संसद में अब वो पप्पू यादव जो चंदा चोर हैं, उसकी भूमिका में भगवा पहनकर वहां पर पूरा नौटंकी नाटक कर रहे हैं। तो इस पर तो जवाब देते ना अमित शाह जी को बनेगा, ना तो मोदी जी को बनेगा, अगर सदन के अंदर इस पर चर्चा की मांग हो गई तो। हिमांशु देखो, ये जो मामला है पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट मैं लगभग 3 साढ़े 3 दशक से बहुत बारीकी से देखता हूँ, कवर करता हूँ। आज लोकसभा सचिवालय ने नोटिस दिया है पप्पू यादव जी को कि आपने परमिशन ली थी क्या धरना प्रदर्शन करने की? ये हम्म। पहली बार हमने सुना है कि किसी सांसद को, किसी सदस्य को, लोकसभा के सदस्य को बाहर कोई चीज प्रदर्शित करने के लिए, अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए परमिशन भी लेनी पड़ती है। हमारे भी ज्ञान चक्षु खुले हैं आज। दूसरा, हमें वो भी परमिशन याद है जो जंतर मंतर पे दी जाती है पक्ष के लोगों को, विरोधी लोगों को। जब दीप के आए थे, आपको याद है कि दिल्ली पुलिस उनको परमिशन देने के लिए एयरपोर्ट पहुंच गई थी। हाँ। और जब 20 तारीख को ये मामला बढ़ गया था, तब परमिशन कैंसिल भी कर दी, हम्म। लेकिन परमिशन से हुआ तो कुछ नहीं। और ये सारे जो मुद्दे हैं, चाहे ये पार्लियामेंट के प्रदर्शन का मुद्दा हो, चाहे जेनजी का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, पर्चा लीक का, ये सब मुद्दे गौण हो गए हैं। ये जो असली मुद्दा साइड पे खड़ा हुआ है, जिसको डाइवर्ट करने के लिए शायद इस तरह की चीजें हो रही हैं, लोगों का ये भी कहना है कि यार कहीं ये मामला ऐसा तो नहीं है कि राम मंदिर के मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की भारतीय जनता पार्टी की कोई रणनीति हो, सरकार की कोई रणनीति हो। क्योंकि आपको ये देखना होगा कि ये भारतीय जनता पार्टी को
फर्श से अर्श तक ले जाने के लिए जो कोई जीव जिम्मेदार है, वो राम मंदिर और भगवान राम का आशीर्वाद इनके साथ है। और अब तो इन्होंने जो है उसका पेटेंट भी करा लिया है, भगवान राम हमारे हैं। क्योंकि बाकी लोगों के जो राम हैं, वो किसी के हे राम हैं, किसी के राम राम हैं, किसी के सिया राम हैं, इनके श्री राम वाले हैं, श्री राम, जय श्री राम। ये जय श्री राम जैसे बोलो सामने वाला आदमी डर जाए, वो डरावने श्री राम लाए हैं निकाल के। और लेकिन जब इनको सिंपैथी लेना हो, जब इनको जताना हो, तब ये बाल अवस्था वाले श्री राम निकाल के लाते हैं और उनको कहते हैं, मोदी जी कंधा पकड़ के कि चलिए आपका घर बन गया है, आप आराम से बैठिए। तो अब वो घर में आराम से बैठ गए जाके और वो इनको कह रहे हैं कि आपका काम तो हो गया अब हमारा पीछा छोड़िए। तो ये जो राम का मुद्दा है, जिन लोगों की आस्था भगवान राम में है, अंधभक्त भी तो है उसमें, बड़ी तादाद में तो अंधभक्त ही है। तो अब उन अंधभक्तों की आस्था पे भी चोट कर दी है इन्होंने। और वो जो अंधभक्त हैं, वो भी कहीं न कहीं सोचने को मजबूर हो गए हैं कि भाई देखो राम मंदिर में चोरी तो हुई है, और अगर ये चोरी हुई है तो पैसा कहाँ गया है? और चंपत राय जी इतने मजबूती से क्यों बैठे हैं? क्योंकि चंपत राय जी ने कह दिया कि हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे। तो अगर आपको ले डूबेंगे तो आपके साथ डूबने वाले वो कौन-कौन लोग हैं? हम्म। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और संघ प्रमुख मोहन भागवत के मुंह में दही क्यों जमी हुई है राम मंदिर के मुद्दे पे? और आप लीपापोती कर रहे हैं उस पे एसआईटी बना के। आप मजाक कर रहे हैं लोगों के साथ कि एसआईटी बना दी है, वो दूध का दूध, पानी का पानी कर देगी। और जिनके ऊपर आरोप है, वो रिपोर्ट उन्हीं को दे रही है। जो उस ट्रस्ट में है उन्हीं को रिपोर्ट दे रही है। क्या मजाक नहीं चल रहा है देश में? तो ये मजाक जो है, लोगों को समझ में आने लगा है। ये मुद्दा जितना हल्का दिखाई दे रहा है, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। और आज मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ कहता हूँ आपको कि इसी मामले पे बहुत तल्खी पार्टी के अंदर भी बढ़ चुकी है, संघ के अंदर भी बढ़ चुकी है। और अब वो भी कहीं न कहीं निजात चाहते हैं इनसे, बड़े मियाँ और छोटे मियाँ से। इसलिए अमित शाह के इस्तीफे का दबाव बनना शुरू हो गया है और उसकी सुर्खी कहीं न कहीं राहुल गांधी को लग गई है, इसलिए वो इस बात पर दबाव बना रहे हैं कि अमित शाह का इस्तीफा हो। लेकिन कल्पना हम्म। कीजिए कि अगर अमित शाह का इस्तीफा होता है, एक बड़ा पिलर गिरता है, जिसको आप जानते हैं कि रणनीतिकार हैं, चाणक्य हैं और ये हैं, अगर वो पिलर गिर गया, तो दूसरा तो अपने आप ही ढह जाएगा, बचेगा क्या? हम्म। हम्म। तो ये जो मुद्दा है राम, क्योंकि अभी तो लोगों को मज़ाक लगेगा, अभी तो लोग हमें जो है उनके जो भक्तजन होंगे वो कुछ-कुछ बताने लगेंगे। लेकिन मैं जो इतने दिनों से हिमांशु कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली में तल्खी है। लखनऊ में और दिल्ली में जो तल्खी है वो हम बहुत दिन पहले भाँप गए थे और उसका प्रमाण हमें 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम के रूप में मिला था। वो ज़ाहिर है आपके सामने। या तो साबित करें कोई, अगर तल्खी नहीं है, अगर सब सामान्य है, अगर सब बढ़िया है, तो नतीजे इतने खराब क्यों आए? आप तो 400 पार की बात कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ अंदर ही अंदर चल रही है, ये अभी बाहर नहीं आ रही। और बाहर अगर आ भी रही है, तो वो हमारे जैसे लोगों के पास ऑफ रिकॉर्ड के हिसाब से आ रही है। क्या कर रहे हम्म। हैं विनय? क्या कर रही हैं उमा भारती? क्या कर रहे हैं संजय जोशी? क्या कर रही हैं वसुंधरा राजे? क्या बोल रहे हैं पर्दे के पीछे शिवराज चौहान? क्या पीड़ा है राजनाथ सिंह की? ये जो लंबी फेहरिस्त है, ये क्या माला जप रहे हैं क्या कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहें, गृह मंत्री जी जो है अमित शाह बने रहे? ये लोग माला जप रहे हैं क्या? पूजा कर रहे हैं क्या भगवान से? ये क्या सोच रहे होंगे? इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। दूसरी बात, हम्म। एक बहुत महत्वपूर्ण बिल पास हुआ है, पर्चा लीक का, परीक्षा का, दोनों हाउस में बिल आया है। सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम सांसदों को व्हिप जारी करके उपस्थित रहने के लिए कहा है। कहा था मतलब कल रहे थे सब, तो गैर हाजिर रहे प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी। तो क्या हमारे जो क्रांतिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी हैं, वो क्या
अमित शाह जी को नोटिस जारी करेंगे कि आपने व्हिप का उल्लंघन क्यों किया है? क्या कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब आएगा या इस पे भी लीपापोती हो जाएगी। तो ऐसे-ऐसे पेच फंसे हुए हैं कि जिससे ये अपने ही जाल में फँसते हुए नज़र आते हैं। हम्म। और आप चाहे जितना कहें, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे वो संघ हो। संघ क्यों दबा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी क्यों दबी हुई है? क्योंकि गिनती 2 के बाद तीसरी बढ़ ही नहीं रही। तो तीसरी गिनती पे कोई है ही नहीं, सिर्फ 1 और 2 है, तो इसलिए मामला ज़्यादा खतरनाक हो चला है। हम्म। परसों रात आधी रात को एक मीटिंग होती है पार्लियामेंट में, आप सदन के प्रांगण में घूमते हैं, रहते हैं, लेकिन आप सदन में नहीं आते हैं और रात को मीटिंग करते हैं राहुल गांधी के संबोधन के बाद, पैंतरेबाजी नहीं सर, करते इस हैं कि पर तो क्या। हम लोगों ने चर्चा भी की थी, बात भी की थी पिछली बार कि मतलब आमतौर पर ऐसा होता है जब सदन चलती है तो नेता हो, वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, वो सदन के अंदर आकर अपना बयान देते हैं। यहाँ सदन के बाहर रील बनाई जा रही है, सदन के बाहर हंगामा हो रहा है, सदन में कुछ नहीं हो रहा है, सदन में पैसे बर्बाद हो रहे हैं। संसद को बंद कर देनी चाहिए फिर तो। मतलब संसद में आकर बोलना ही नहीं है, विपक्ष के नेताओं को बोलना ही नहीं देना है, तो फिर क्यों ही संसद चल रही है? ड्रामा ही तो चल रहा है लोकतंत्र का। क्यों पैसे टैक्स पेयर्स के बर्बाद हो? मोदी जी तो कह रहे थे ना कि सोना मत खरीदो, विदेश मत घूमने जाओ, पैसे बचाओ, यही कह रहे थे ना। अब पैसे बचाएं, संसद मत चलाएं जब उनको खुद नहीं आना है। वो दूसरों को क्या ही कहेंगे कि आप आइए व्हिप जारी करके, जैसा कि आपने अभी कहा कि उन पर तो एक्शन होगा नहीं, खाली नौटंकी है, दिखावा है खाली। हिमांशु, ये देखो कि आज भी पार्लियामेंट एडजर्न हो गई है, लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी के शासित कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिल्ली बुलाया गया है और उनसे पार्लियामेंट के प्रांगण में, पार्लियामेंट के ऑफिस में ही मीटिंग चल रही है, जिसमें गृह मंत्री भी हैं, प्रधानमंत्री भी हैं। उनसे क्या मंत्रणा कर रहे हैं आप? उड़ीसा के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उनको आप क्या कह रहे हैं कि आंदोलन जो आपके यहाँ हो रहे हैं उनको कुचल दो? आप कहाँ-कहाँ रोकेंगे? क्या-क्या करेंगे? आप राहुल गांधी को सदन में कह रहे हैं कि विशेषा हनन नोटिस जारी करो इनको, उनको लपेटो। आप क्या नूरा कुश्ती कर रहे हैं? जो हाउस में बोलना चाहता है विपक्ष और विपक्ष के नेता, उनको आप बोलने नहीं दे रहे हैं। आपको हाउस में आके बोलना चाहिए, हाउस में बोल नहीं रहे हैं, आप बाहर जाके वीडियो बना के डाल रहे हैं जनजी स्टाइल में। और राहुल गांधी जो तथ्यों को रखना चाहते हैं, विपक्ष के नेता कुछ बोलना चाहते हैं, उनको आप बोलने नहीं दे रहे, किसी का माइक बंद कर दे रहे हैं, किसी को कह रहे हैं आपके पास सिर्फ 3 मिनट है। इतने गंभीर मुद्दे पे, इतने जरूरी मुद्दे पे खाली 3 मिनट किसी पार्टी का प्रतिनिधि बोलेगा? दूसरी बात यह है कि अब ये मामला बड़ा बन गया है। जिस प्रकार से मुख्य विपक्षी दल राहुल गांधी ने कहा है कि अमित शाह को जाना पड़ेगा, और जिस प्रकार से आप लगातार बच्चों के ऊपर एफआईआर कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस कह रही हम कोई केस वापस नहीं लेंगे, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि बैलेट गन चलानी पड़े तो उसका निर्णय लिया जा सकता है। तो उसका निर्णय कोई कैसे लेगा? परिस्थिति गंभीर है, इसका निर्णय कौन लेगा? और ये नहीं, मैंने कैसे एक जाएगा? वीडियो देखी सर ना, उसमें एक सिविल ड्रेस में, मतलब पुलिस वाले इधर उधर मारपीट कर ही रहे हैं, लाठीचार्ज कर ही रहे हैं, उस बीच एक सिविल ड्रेस में एक व्यक्ति है जो हेलमेट पहने हुए एक छात्र को पैर से पकड़ता है और जमीन पर पटक देता है। सड़क पर किसी को पटक देना, ये कौन सी कानून व्यवस्था आप बना रहे थे? कौन सी कानून व्यवस्था आप जो है वहां पर सही कर रहे थे? सवाल तो खड़े होते हैं, क्योंकि वो जो व्यक्ति है वो सीधे तौर पर खड़ा है, आप उसको सीधे जाते हैं, झपट्टा मारते हैं, गर्दन पकड़ते हैं, उसका पैर पकड़ते हैं और जमीन पर उसको धसक देते हैं। राहुल गांधी ने भी वो वीडियो कल शायद शेयर किया है। तो पता तो लग ही रहा है ना इंटेंशन क्या था। मतलब लोगों को आप क्या किस तरह से डराना चाहते थे। और अब तो खबर ये भी आ रही है कि जो लोग प्रोटेस्ट में शामिल थे उनको ढूंढ ढूंढ कर पकड़ा जा रहा है कि भाई तुम अच्छा गए थे वहां पर, तुमने ये कहा, तुमने ये किया, अब आओ तुम जरा। तो ये भी नहीं, हो रहा है। इसमें इसमें हिमांशु एक बात है कि जो सीजेपी के लोग थे और वो दोनों लड़के जिस प्रकार से मंत्रियों से डील करने गए थे, उनकी मीटिंग हुई और बाद में उन्होंने जल्दीबाजी में जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की,
उन्होंने सरकार से लिखित में नहीं लिया। तो इस सरकार की कार्यप्रणाली और इस सरकार की जुमलेबाजी तो जग जाहिर है। ये तो वायदे करते हैं, इन्होंने तो किसानों से वायदा किया था हम एमएसपी देंगे। तो एमएसपी का हाल तो आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में किसान क्या कर रहे हैं। 5-7 साल होने को आया है, आज तक एमएसपी का कुछ हुआ नहीं। इनको कहा गया था कि 2 दिन के बाद हम ये सारी चीजें कर लेंगे। और दूसरी तो मेन मांग इनकी यही थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद, कि किसी के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। फिर क्या बिल्कुल। हुआ इनके इनके वायदे का क्या हुआ? और ऐसी ऐसी एफआईआर हो रही हैं। अब वो 25 साल की लड़की ने कोई अपशब्द कह दिया, उसके ऊपर एफआईआर करके ऐसा प्रचारित उस लड़की को किया जा रहा है कि उसके कैरियर को ही तबाह कर दो और उसको भक्तों को बता दो, उसका फोटो और उसकी जानकारी देकर, ताकि भक्तजन उसके घर पहुंच जाएं और उसके परिवार को और उसको प्रताड़ित करें। ये हम्म। क्या रणनीति है सरकार की? इस तरह से किसी युवती का, किसी महिला का पहचान आपको छुपाना चाहिए और आप उसको सरेआम बिल्कुल सारी चीजें उसकी दिखा रहे हैं और आप एफआईआर करके उसका नाम बता रहे हैं। तो ये मंशा क्या है सरकार की? सरकार इन तमाम मुद्दों को करके चीजों को डाइवर्ट करना चाहती है, उलझाना चाहती है। विपक्ष जिस प्रकार से घेर रहा है सरकार को पार्लियामेंट में, इस तरह की चीजों को करके सरकार इन चीजों को डाइवर्ट करना चाहती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, कभी कोर्ट बता दे रहा है कि अब आप स्वतः निर्णय ले सकते हैं परिस्थितियों को देख के। इधर दिल्ली पुलिस कह रही है कि हम एफआईआर वापस नहीं लेंगे। उधर जो है वो रेखा गुप्ता कह रही है कि हम जो है इस पे कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। इधर जो है आदेश पुलिस को अब आप ये बताइए, इसमें रेखा गुप्ता का क्या लेना देना है? पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस आती है गृह मंत्रालय के अंडर में, गृह मंत्रालय सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो ये कहाँ है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये क्या करेंगी? तो ये मामले को ऐसे सर, बढ़ाया इन जा पे रहा है। रेखा गुप्ता का आपने जिक्र किया तो मुझे एकदम से याद आया, रिकॉल हुआ। ये तो कहती हैं कि जो दिल्ली में पहाड़ हैं, वहां हमारा एक मंत्री जाता है और कहता है तुमको जाना पड़ेगा। तो इनके मुख्यमंत्रियों का क्या स्तर है, ये तो हम सब देख ही चुके हैं। और जितने भी हैं, मतलब एक नहीं, मतलब तमाम ऐसे नमूने हैं। वो निशिकांत दुबे आते हैं, ये हो गया वो हो गया बताकर चले जाते हैं, कोई जवाबदेही किसी की नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है, तमाम मंत्री हैं वो पाकिस्तानी और चाइना कनेक्शन ढूंढते रहते हैं। लेकिन सर, एक छोटी सी चीज ये है कि ये जो राम मंदिर का मुद्दा जो ट्विस्ट हो रहा है, ये पूरे मामला जो है अब घूम कर राम मंदिर पर जा रहा है या फिर अमित शाह के इस्तीफे पर जा रहा है। 2027 में इसका सीधा इंपैक्ट देखने को, क्योंकि अभी हाल ही में बनारस गए हुए थे योगी आदित्यनाथ और वो वीडियो भी वायरल है। सारी सीटें जो सामने पड़ी, मंच पर मुख्यमंत्री मौजूद हैं, डबल इंजन सरकार के मुखिया मौजूद हैं और सारी सीटें आगे खाली पड़ी हुई हैं। मतलब ये कैसे हो गया? ये क्या असर है क्या उसी चीज का, राम मंदिर का, या जो ये प्रोटेस्ट हुआ, या फिर जिस तरह से अमित शाह जी को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, प्रधानमंत्री भी चुप है, क्या इसका एक असर देख लिया बनारस ने? ये हिमांशु, ऐसा है कि इसके लिए आपको अगर जवाब चाहिए तो एक छोटी सी कहानी सुननी पड़ेगी। जी जी। एक राजा जो था वो बड़ा खुश रहता था और उसके जो चमचे चेले थे, चाहे आप उसको दिल्ली से जोड़ लें चाहे लखनऊ से जोड़ लें, और चमचे ये कहते थे कि आपसे बढ़िया जो है शासक, आपसे सुंदर शासक, आपसे असरदार शासक आज तक नहीं हुआ है। तो बड़ा खुश रहता था, वो अच्छी पोशाकें पहनता था, खूब पोशाकें बदलता था। तो उसने अपने दर्जी को बुलाया, उसने कहा कि इतनी बढ़िया पोशाक हमारी बनाओ, हल्की फुल्की, और लोग कहें वाह क्या पोशाक है। तो दर्जी तो समझ गया था कि इनका मामला जो है ये है। तो दर्जी ने हाथ से ऐसे ऐसे करके और बढ़िया बना के दे दिया, कहा साहब ये आप जो है आपने धारण कर लिया है पोशाक, आपको भी पता नहीं चलेगा कि आपने पहनी है कि नहीं पहनी, जनता का तो कहना। तो आप इनसे पूछे जितने दरबारी खड़े, हाँ भाई कैसी ड्रेस लग रही है? अब कौन कहे राजा नंगा है? कह रहे साहब जबरदस्त है, इससे बढ़िया पोशाक तो हमने देखी नहीं। और राजा खुश। तो ये राजा जो है अपने जो इनके दरबारी हैं उन्हीं से खुश है। और जब ये क्या हुआ कि राजा खुश हो गया और राजा राजा ऐसे गए एक पब्लिक सम्मेलन में, और वहां एक किसान अपने बच्चे को कंधे में बिठा के ले आया। अब किसान भी कुछ नहीं बोल रहे थे, वो भी डरते थे भाई हमारा कहीं ऐसा ना हो कि हमें ही बंद कर दें, हमारा ही बिजली का कनेक्शन काट दें, हमारे खेत उजाड़ दें। लेकिन बच्चे को किसान लाया था दिखाने के लिए कंधे पे बैठ के, बच्चे को तो कुछ पता नहीं, बच्चे ने कह दिया राजा नंगा है, राजा नंगा है। हल्ला हो गया वहां।
तो ये जो बनारस की कुर्सियां हैं, ये कुर्सियां बोल रही हैं कि राजा को देखने कोई नहीं आया, राजा को सुनने कोई नहीं आया, कुर्सियां खाली हैं, कुर्सियां खाली। लेकिन दरबारी कह रहे हैं कि कुर्सियां खचाखच भरी हुई हैं, और साहब अगर आपको आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं कि कुर्सी पे लोग बैठे हैं, लेकिन सब कुर्सियां भरी हुई हैं। तो राजा ने कहा कि हो सकता है कोई नई एआई टेक्नोलॉजी आई हो और हमें खाली कुर्सी दिख रही हो और लोग बैठ के हमें सुन रहे हो। तो ये इनको चश्मे पहना दिए गए हैं, ये इनको चश्मे पहना दिए गए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। हिमांशु, चाहे वो दिल्ली के राजा हों, चाहे वो यूपी के राजा हों। इसी में एक और चीज़ मैं बताता हूँ आपको, जब नए-नए प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने, तो हमारे यूपी के क्षेत्र में बड़ा सूखा पड़ गया था। और राजीव गांधी बहुत सज्जन पुरुष थे, वो उस तरह की पैंतरेबाज़ी, उस तरह की राजनीति नहीं जानते थे, लेकिन ब्यूरोक्रेट अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। तो जब किसान आए यहाँ पे कि साहब सूखा पड़ गया है, कृषि तत्कालीन कृषि मंत्री ने उनसे बात की, तो राजीव गांधी ने कहा कि भाई हम किसानों का दौरा करेंगे, हम देखेंगे कहाँ सूखा है और उसके हिसाब से इनकी मदद की जाएगी। तो उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया। तो उस टाइम पे नए चश्मे थे, राजीव गांधी तो खुद चश्मा पहनते थे, वो पायलट थे, क्योंकि तेज धूप कई बार ऊपर लगती है। तो वो चश्मा क्या, उन्होंने ब्यूरोक्रेट ने कहा कि सर ये नया रेबन का चश्मा आया है, ये बहुत बढ़िया है, ये आप पहनिए। और रेबन के नए चश्मे जो आए थे पहले, आपको मुझे पता नहीं याद है कि नहीं, जब हम जवान थे तब हरे चश्मे आते थे वो। हम्म। तो वो चश्मा राजीव गांधी को पहना दिया और वो बीच-बीच में बोलते जाएँ, देखिए साहब सब हरा-हरा तो है, कहाँ सूखा पड़ गया, कहाँ देखिए सारे पेड़ हरे खड़े हैं। तो राजीव गांधी ने दिल्ली आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने कहा कोई सूखा नहीं है, सब जगह हरा-हरा हमने देखा, सब बढ़िया है। तो वहाँ एक जो किसान परिप्रेक्ष्य से आता था पत्रकार, उसने कहा कि प्रधानमंत्री जी, पेड़ नहीं सूखे हैं, फसल सूख गई है। वो हरे पेड़ हैं वो बड़े-बड़े जो आप देख के आए हैं। नीचे फसल पे आपका ध्यान नहीं गया है। आपका चश्मा हरा था, तो आपका देखने का नज़रिया ठीक कीजिए। तो उसी टाइम जो है राजीव गांधी ने किसानों का प्रतिनिधि और बाकी लोगों को बुलाया और राहत दी किसानों को। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपके जो चारों तरफ राग दरबारी गाने वाले लोग हैं, तो वो वही जुमला कहते हैं जो मैं अक्सर आपको सुनाता हूँ कि राजा ने कहा ये रात है और रानी ने कहा ये रात है और ये सुबह-सुबह की बात है। हाँ, तो राग बिल्कुल। दरबारियों की क्या है, राग दरबारी चल तो रहा है सारे चैनलों पे, राग दरबारी चल तो रहा है कई जगह, तो उस हम्म। राग में घिरे हुए हैं ये। तो ये राम मंदिर ही है जो उस राग दरबारी को खत्म करेगा और इनको हकीकत दिखाएगा। राग राजा जब दरबारी आपने चाहे जिक्र किया सर, तो मैं दीपक चौरसिया का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें वो दहिया के साथ बैठे हुए इंटरव्यू कर रहे हैं और कह रहे हैं तुम तो ध्रुव राठी के साथ काम करते हो। ध्रुव राठी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एंटी काम करता है। तो उसने बोल दिया कि एंटी होना मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करना या उनके एंटी कोई तथ्य रखना कोई गलत बात है क्या? तो वो फिर सीजेपी प्रोटेस्ट में पहुंच गए कि वहां गालियां दी जा रही हैं। वो कह मतलब जिस तरह की वार्तालाप सोशल मीडिया पर अंधभक्त करते हैं, उसी तरीके का वार्तालाप एक वरिष्ठ पत्रकार बैठकर एक व्यक्ति का इंटरव्यू कर रहा है, वो कर रहा है। मतलब ये देखकर बड़ी हैरानी होती है और चाटुकारिता की जो हद है, हम सब तो देख ही रहे हैं सर। हिमांशु, ये जो है ये पत्रकार नहीं है, ये हुँ, पत्रकार तो देश में दरबारी हैं और कोई नई बात नहीं है ये। हुँ, जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, देश के अडवाणी जी गृह मंत्री थे, तो तब से राग दरबारी ये कर रहे हैं। और इन्हीं की वजह से जो पत्रकार प्रधानमंत्री के साथ जाते थे वाजपेयी जी के साथ, इन्हीं के कारण बंद हुआ था उनका जाना, क्योंकि आज तक में थे और आज तक ने सबसे पहले उनको छोटे कैमरे पकड़ाए थे, बड़े कैमरे छीन के। क्योंकि पहले तो अलग टीम जाती थी, कैमरामैन होता था, उसका असिस्टेंट होता था, बड़े कैमरे होते थे। बाद में छीन के इन्हीं के हाथ में कैमरा पकड़ा दिया गया इस तरह के लोगों के, जाओ खुद शूट करो। तो ये वाजपेयी जी के साथ गए, उनके हवाई जहाज में गए, उनकी सारी सुविधाएं ली और उन्हीं के खिलाफ स्टोरी बना के चला दी आज तक। तब से डिसीजन हुआ कोई भी निजी इस तरह के पत्रकार नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री के साथ, जिनको अलग से जाना चाहिए। एक तो ये करिश्मा किया था इन्होंने। अडवाणी जी की ये ज्यादा चमचागिरी करते थे और जिस प्रकार से आज तथाकथित दूसरे पत्रकार दूरदर्शन में मलाई चाट रहे हैं, ये दूरदर्शन में मलाई चाटते थे उस टाइम। और बेशर्मी इनकी देखिए कि जब सत्ता 2004 में बदली, तो इन्होंने अपने आप नहीं छोड़ा, इनको लात मार के वहां से निकाला गया।
तो ये तो है। अब छाछ तो बोले सो बोले, ये छलनियाँ भी बोल रही हैं इस तरह की। तो आप ये बताइए कि जो जिनके इतने सारे प्रमाण हों, राग दरबारी के, चमचागिरी के, अभी उन्होंने कौन-सी ये की है? अगर आप कुछ कर भी रहे हैं, तो कम से कम ऐसा प्रदर्शित तो मत कीजिए। लेकिन भाई यहाँ तो बेशर्मी है, जो जितना बड़ा बेशर्म है, वो इतना बड़ा पत्रकार है। जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी, जितना बड़ा दुराचारी, जितना बड़ा झूठ बोलने वाला है, वो उतना ही बड़ा नेता है। आज तो प्रमाण ही यही हो गया है। अब इसमें बाकी लोग कहाँ टिक पाएँगे? फिर आप चौपाई पे ले हम तो राम के भक्त असली हम ही हैं। कि भाई वो सीता राम कह गए कि भाई ऐसा ज़माना आएगा कि हंस चुगेगा दाना दून का कौवा मोती खाएगा। तो जो हंस हैं, जो पत्रकारिता के हंस हैं, वो कहीं कोने में पड़े हैं दुब के अपना दाना दून का खा रहे हैं। और जितने ये गधे हैं, ये सब जो है मलाई पेल रहे हैं सरकार की। यही तो हम्म, इनकी काबिलियत है, तो ये काबिलियत इन लोगों के अंदर है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि आज नंगाई इस स्तर पे पहुँच गई है कि आप दूसरे को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आप अपने गिरेबान में झाँक के नहीं देखते हैं। इसलिए मैं बिल्कुल। कहता हूँ आपको अपने गिरेबान में झाँकना चाहिए। अगर आप अपने गिरेबान में झाँक लेंगे, अगर आप मिरर देख लेंगे, अगर आप दर्पण में अपना चेहरा देख लेंगे, तो आप फिर इस तरह के सवाल नहीं पूछेंगे। जी। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।